Hi everyone and welcome back to the channel. I am Harshita and this channel is Harshita Mahershi Psychology जहाँ पे हम psychology को पूरी तरीके से समझेंगे from scratch to your mastery level जहाँ जिससे आप अपना नेट हो गेट हो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्जाम्स हो या कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। चलिए, तो before starting, if you have not subscribed to the channel, do subscribe and do press the bell icon. Today we will be starting Unit 10 Emerging Areas for your June 2025 का जो नेट का एग्जाम है. For that we are doing the marathon sessions जिसमें आज हम करने वाले हैं यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज. उसको एक क्लास में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे. चलिए, so before wasting our time we should start the class. So first we'll talk about marginalization. देखिए, so simply marginalization is if you are not able to fit in. जब आप किसी कल्चर में या किसी जोग्राफिकल एरिया में और सोशल उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में, सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू फिट इन द जोग्राफिकल वे, पॉलिटिकल politically, geographically, socially, culturally, if you're not able to fit in, that is marginalization. You're simply not able to fit in. नाउ दिस कैन बी पॉलिटिकल. ये पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी हो सकता है कि आपको पॉलिटिकली एक्सक्लूड कर दिया गया. यू आर नॉट एबल टू वोट. आप अपने हिसाब से वोट नहीं दे पा रहे हो. आप अपना जो लीडर है वो चूज नहीं कर पा रहे हो. जोग्राफिकल भी हो सकता है कि आप रहते ही ऐसे आइसोलेटेड एरिया में है जहां तक सर्विसेज नहीं रीच कर पा रही है या फिर जो भी पॉलिसीज है प्रोग्राम्स है वो नहीं पहुंच पा रहे. सो यू आर लिविंग इन एन एरिया वेयर the services and the programs are not able to reach. It's not that we don't want to. It's not that the government does not want to, but it is the geography, it is the area because of which the programs are not able to reach there. The geographical marginalization could be there. अब मार्जिनलाइजेशन इकोनॉमिक भी हो सकता है. इकोनॉमिक का मतलब है पैसों की दृष्टि में मनी के बेसिस पे भी क्या हो सकता है, मार्जिनलाइजेशन हो सकता है. एंड लास्ट इज सोशल. सोशल बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे और यू कैन से जेंडर के बेसिस पे जब मार्जिनलाइजेशन किया जाता है दैट इज सोशल मार्जिनलाइजेशन. सो वी कैन से व्हेन जो मार्जिनलाइजेशन है वो सोशली किया जा रहा है तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. बट ऐसा क्या हमेशा होगा? इज इट ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि वेर एवर देर इज मार्जिनलाइजेशन देर विल बी डिस्क्रिमिनेशन, कि जहां मार्जिनलाइजेशन है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है? नो. हम जोग्राफिकली डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करना चाह रहे हैं. वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट देम, बट दे लिव इन दैट एरिया. वो रहते ही ऐसे एरिया में है जहां हम नहीं पहुंच पा रहे. सो इज नॉट ऑलवेज डिस्क्रिमिनेशन इन मार्जिनलाइजेशन. नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्पावरमेंट. 3 लेवल पे एम्पावर कर सकते हैं हम लोगों को. इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर. इंडिविजुअल लेवल का मतलब है इंडिविजुअल के, एक इंसान के, एक पर्सन के आप सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस करो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ. उसको आप सिखाइए कि कैसे ही इज एबल टू कंट्रोल देयर लाइफ. दे कैन मेक डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ. सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, सेल्फ एफिकेसी एनहांस करना किसी इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज इंडिविजुअल एम्पावरमेंट. देन यू कैन डू द सेम एट कम्युनिटी लेवल. आप कम्युनिटी लेवल पे भी ये चीज कर सकते हैं जब आप ये सिखाए कि कम्युनिटी के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे सोशल नेटवर्क्स बनाने चाहिए, कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, दैट इज कम्युनिटी एम्पावरमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप इंक्लूसिविटी लेके आएंगे, आप हर तरीके के लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं. यू आर इंक्लूडिंग एवरी वन फ्रॉम डिफरेंट जेंडर, रेस, कास्ट,
सब कुछ ठीक है। तो आप इंक्लूसिविटी लेके आ रहे हैं, फेयर पार्टिसिपेशन है, डिसीजन मेकिंग में आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट एम्पावरमेंट कैन हैपन। तो एम्पावरमेंट के लेवल्स क्या क्या है? इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ग्रेचन स्पिंजर ने साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात की है, विच मीन्स कि आप कैसे साइकोलॉजिकली एम्पावर कर सकते हैं इंडिविजुअल को। या साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि अपने काम में और अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना, एक कंट्रोल ढूंढना। सो अगर आपको ये लगता है कि यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इफ यू फील दैट यू हैव ऑटोनॉमी, यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, एंड वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, देर इज सम मीनिंग बिहाइंड इट, देर इज सम पर्पस बिहाइंड वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। ये नहीं कि सिर्फ बस पैसे कमाने की उसमें हम जा रहे हैं, कर रहे हैं। सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है कि अच्छा ये मिल जाएगा, ये मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। नो, यू फील लाइक देर इज सम मीनिंग, यू लाइक वॉट यू डू, आपको पसंद है आप क्या करते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन साइकोलॉजिकली empower। तो फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग इज जो भी आप काम करते हैं, वॉट एवर यू डू, देर शुड बी मीनिंग इन दैट, देर शुड बी पर्पस इन योर एक्शन। कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए आपके एक्शंस में। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन्स ये होना कि भाई मेरे को मेरी कैपेबिलिटी पे विश्वास है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई नो आई कैन डू दिस, दैट इज कॉम्पिटेंस। सेल्फ डिटर्मिनेशन, अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है, दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल को सिखाना है कि भाई यू शुड हैव अ मीनिंग इन योर लाइफ, यू शुड डेवलप कॉम्पिटेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इम्पैक्ट। ये रियलाइज करना कि हमारे एक्शंस जो हैं वो आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम जो करते हैं दे इन्फ्लुएंस वो आर फ्यूचर, दे इन्फ्लुएंस आर एनवायरमेंट। ठीक है, हम जो करेंगे उसी का फल मिलेगा हमको, जैसा हम करने वाले हैं वैसा ही हमें मिलेगा। अभी पढ़ेंगे तो ही रिजल्ट अच्छा आएगा। सो दैट इज इम्पैक्ट। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कल्चर, और कल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स आपसे पूछी जाती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली टर्म है एथनोसेंट्रिज्म। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ग्राहम टम। ठीक है, इन्होंने दिया एथनोसेंट्रिज्म सिंपली ये कहता है कि ये समझना कि मेरा कल्चर सुपीरियर है, मेरी रेस सुपीरियर है। जैसे ब्रिटिश समझा करते थे जब वो कॉलोनीज बना रहे थे, तो कॉलोनीज क्यों बना रहे थे कि, और क्या उनका मानना था कि वी आर सुपीरियर, वाइट्स आर सुपीरियर। सो वो होता है एथनोसेंट्रिज्म, ये सोचना कि बस मेरे जो वैल्यूज हैं, मेरा जो कल्चर है वही अच्छा है, बाकी सब खराब है। अगर हम भी आज ये सोचते हैं कि बस इंडिया के अंदर जो कल्चर है या जो एशिया के अंदर कल्चर है वही बेस्ट है, वेस्टर्न का पूरा खराब है, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। क्योंकि हर कल्चर की कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, वेस्टर्न में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब है। विद सेम विद द इंडियन कल्चर, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें खराब है। तो बट ये समझना कि मेरी रेस सुपीरियर है, मेरा कल्चर सुपीरियर है, माई रेस इज सुपीरियर, माई कल्चर इज सुपीरियर, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। बिलीव दैट आवर कल्चर इज सुपीरियर। इसको आप रेस सुपीरियोरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब दो टर्म्स होती है, एनकल्चरेशन और ए कल्चरेशन।
एनकल्चरेशन का मतलब क्या है कि जो भी सोशल वैल्यूज है या कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो हम लोगों से सीख रहे हैं हमारे कल्चर में से, जब हम हमारे कल्चर से कुछ सीखते हैं, दैट इज एनकल्चरेशन. सो व्हेन यू आर लर्निंग things from your culture, that is enculturation. The festivals, the how we celebrate the festivals, how what are the cultural practices, what are the social values, that is enculturation. The social values or the cultural practices learned from our own environment, our own culture. So when you're learning things from your culture, that is enculturation. और acculturation is when you move to another culture. जब आप किसी दूसरे कल्चर में चले जाते हैं लेकिन वहां जाके भी आप अपने कल्चरल वैल्यूज को मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज ए कल्चरेशन. हम खुद को भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो नया इन्वायरमेंट है, नया कल्चर है, उसके साथ भी खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल फॉलोइंग दी आर ओल्ड कल्चर. हम अपने ओल्ड कल्चर के बीच में और नए कल्चर के बीच में एक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आर ओल्ड कल्चर एंड द न्यू कल्चर. So acculturation happens when you move to a new culture. ठीक है ना? तो we are maintaining the practices from old culture and also try to adapt new ways. So you're trying to create a balance. Last is assimilation. Now assimilation is कि जब आप किसी नए कल्चर में जा रहे हैं तो आप अपने पुराने कल्चर को भूल चुके हैं. आपको कोई मतलब नहीं. आप देखते हैं ना कि कोई 4 दिन फॉरेन रह के आ रहा है और फिर वहां का आके फेक एक्सेंट बोल रहा है, या फिर जो लोग बाहर रहते हैं उनको आप नॉर्मल, आप उनको इंडियन कुछ बताइए, लाइक नहीं हम तो ऐसा करते ही नहीं है, ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता. मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल यहीं पे रहे, दे लिव्ड फॉर द 25 years to 30 years फॉर देयर लाइफ इन इंडिया. और जब वो 1 साल के लिए फॉरेन जा चुके हैं, 1 साल वो अमेरिका में रह रहे हैं, दे फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इंडिया. तो लास्ट 30 years में जो सीखा वो खत्म है, वो 1 साल वाला बस वो वाला ही चीज है. तो वो इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि जिस कल्चर से आप आ रहे हैं वो इंफीरियर है, एंड दैट इज वाई एसिमिलेशन हैपेंस. क्या कर लेते हैं, वो इतना ट्राई कर रहे हैं ना कि नए कल्चर में फिट होने का, कि वो पुराना जो कल्चर है, जो उनका कल्चर है, उसको वो एकदम भूल जाते हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि क्या लगता है दैट माई प्रीवियस कल्चर वॉज इंफीरियर. Move into new culture and completely adapt their ways. What they are doing, they are trying to fit in the new culture. So should we move ahead? चलो. Now poverty. Poverty क्या होती है? Poverty is basically a condition जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी बेसिक नीड्स जो है, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों को भी क्या नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है. व्हेन एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू मीट द बेसिक नीड्स which are required for survival,
If they are not able to fulfill those needs, that is called poverty. That condition is called poverty. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, बहुत अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी होती है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि कोई पैसा नहीं है और इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी वो लोग इतने पुअर है कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द फूड। मतलब वो 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इतनी पॉवर्टी है। दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। afford- तो वो हुआ आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फिर अगर हम देखें रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि जो बेसिक से स्टैंडर्ड्स है ना सोसाइटी के, यू आर नॉट एबल टू मीट दो स्टैंडर्ड्स। हाँ, यू आर एबल टू अफोर्ड द फूड, आपके पास खाना है, आप खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब है आपके पास, लेकिन जो एक लेवल है सोसाइटी का, एक जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, वो मेंटेन नहीं कर पा रही है आपकी इनकम। कि आज मोस्टली बच्चे अगर क्या कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, व्हाट डू वी से, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, और प्राइवेट में भी बहुत अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल क्या है, ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही जा पा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट से प्राइवेट में भी जाएंगे तो प्राइवेट में कोई बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब खाने को है, बेसिक नीड फुलफिल हो रही है, फूड है, शेल्टर है, हेल्थ केयर भी है, एजुकेशन भी मिल रही है, लेकिन जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है ना, वैसी नहीं मिल रही है। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। यू कैन से नॉट एबल टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। They are able to afford the basic amenities, but not what the society's standards are there. Then रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी का मतलब क्या है, दे लिव इन अ विलेज। ऐसे विलेज में जो लोग रहते हैं जहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लाइवलीहुड के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आएगा, हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो पॉवर्टी किसकी वजह से आ रही है, पॉवर्टी आ रही है ऐसी जगह पे रहने से, ऐसी जोग्राफिकल एरिया की वजह से जहां पे कोई अपॉर्चुनिटी इन्हें नहीं मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर इज पॉवर्टी। यू कैन से अ विलेज विद नो अपॉर्चुनिटी। अर्बन। अब आप देखते हैं कि जो लोग है ना, वो कहाँ से आते हैं, अर्बन रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं। क्यों, इन द सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, अच्छी नौकरी, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन बच्चों के लिए। इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, वो अपना गांव छोड़ के शहरों में आते हैं, शहरों में बसते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू दी अर्बन एरियाज। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या जो अर्बन एरिया है वो वैसा ही है जैसा हमें दिखता है, जो बाहर दिख रहा है? नहीं, देर आर सो मेनी स्लम्स। मेट्रोपॉलिटन सिटी उतनी आलिशान नहीं है जितनी हमें दिखती है। उनसे ज्यादा तो क्या है, जहां जितनी पॉपुलेशन उसमें नहीं रहती, उससे ज्यादा स्लम्स में वहां पे लोग रहते हैं। तो वही प्रॉब्लम है। अब रूरल एरिया में जब रह रहे थे तब वो अफोर्ड कर पा रहे थे चीजों को, बट उसी इनकम में अब अर्बन एरिया के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे देवर एबल टू गेट 100 रुपीज में, अगर यहाँ पे घर का घर की लिए सब्जी वगैरह आ रही थी, बट यहाँ नहीं आ पाएगी। यहाँ 100 रुपए की तो एक सब्जी है, यहाँ पे लेट से वो 100 रुपए में 2 सब्जी लेके आ रहे थे, या एक 3-4 सब्जी लेके आ रहे थे, बट यहाँ नहीं लेके आ पाएंगे। दैट इज द डिफरेंस, कि बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, वो मूव कर गए हैं ना, उसकी वजह से। देन वी हैव जेनरेशनल पॉवर्टी। क्योंकि चली आ रही है, जेनरेशन से पॉवर्टी चली आ रही है। और ये चीज आप देखेंगे, कोई लेबर है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी वही कर ले, वो एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। देयर इज अ टर्म कॉल्ड टाइम डिस्काउंटिंग। टाइम डिस्काउंटिंग का मतलब होता है इमीडिएट रिवॉर्ड्स पाना। पुअर जो है उनको क्या चाहिए, उनको इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन फील होता है। उनको लगता है कि फ्यूचर का क्या भरोसा। आज अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी दूं तो 10 साल बाद, मतलब आज अगर पढ़ाना शुरू करेंगे, आज अगर बच्चा 4 साल का है, द चाइल्ड इज ऑफ 4 years, एंड
द पेरेंट्स इनरोल्ड हिम टू द इन द स्कूल, तो कितना टाइम लगेगा? 20 साल, एटलीस्ट 20 से 25 साल। तो उसको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे उससे। तो उनको वो वाली चीज वो नहीं कर पाते हैं। आज आप लोग पढ़ते हैं तो क्या आप लोगों ने कल पेपर है और आज पढ़ना शुरू किया था? नहीं ना, या फिर उसी दिन पढ़ना शुरू किया कि अच्छा आज पेपर है आज पढ़ते हैं, नहीं। यू आर स्टडिंग फ्रॉम 6 मंथ। आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, किसके लिए? 6 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। विच मीन्स दैट इज टाइम डिस्काउंटिंग, कि हमें पता है फ्यूचर में ये होगा और उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है। वो चीज यहाँ नहीं है, यहाँ इमीडिएट चीजें चाहिए, इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसी की वजह से क्या होता है, ये सब चीजें होती है। फिर जनरेशनल पॉवर्टी भी तभी से आ रही है कि जनरेशन से चली आ रही है। अब लेबर चाह रहा है कि उसका बच्चा भी लेबर ही बन जाए, तो अभी काम में हाथ बटाए, फिर वो भी वैसा ही करेगा, फिर वो भी वैसा ही करेगा उसके आगे। तो इस तरीके से जनरेशन ही क्या कर रही है, पुअर ही गुजर रही है। दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी। There is also called one more poverty. There is situational poverty, which means because of the certain situations, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज इवेंट्स और द सिचुएशंस यू हैव बिकम पुअर। ठीक है, कुड बी डाइवोर्स, अर्थक्वेक, और लेट्स से कोविड के अंदर कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, तो सिचुएशन की वजह से यू बिकेम पुअर। फ्लड, अर्थक्वेक, दैट इज सिचुएशनल पॉवर्टी। Let me just write the definition of time discounting. तो इनको क्या चाहिए, इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए, rather than long term benefits. Why? Because the future feels uncertain. I hope it is clear. Now, अब ये इसी की वजह से there is a term called risk aversion. वो लोग क्या करते हैं, रिस्क अवर्जन करते हैं, या तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ही। अब रिस्क अवर्जन हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। प्रॉब्लम इज कि वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अगर पैसा है तो सोचते हैं कि भाई पैसे को बचा के क्यों रखो, चोरी हो गया तो, खत्म हो गया तो, कुछ हो गया तो उसको खत्म कर दो पैसे को। तो इस तरह की चीजें होती है, सो दे अवॉइड टेकिंग द रिस्क। व्हाई? बिकॉज दे फियर दैट दे माइट लूज व्हाट दे हैव, कि अभी जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए रिस्क मत लो। बिकॉज दे फियर दैट दे माइट लूज व्हाट दे हैव। गॉट इट? सो ये हुई आपकी रिस्क एवर्जन। अब रिस्क एवर्जन जब लो होता है, लो में वो किस में जाते हैं, अल्कोहलिज्म में। और जब रिस्क एवर्जन हाई है तो व्हाट दे वुड डू, गैम्बल करेंगे, पैसे को गैम्बल करेंगे, लोन्स ले लेंगे, अनसेफ वर्क करते हैं, इस तरह की चीजों में वो एंगेज। नाउ देयर इज वन मोर टर्म जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पॉवर्टी गैप।
पॉवर्टी गैप क्या है? बेसिकली कि एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, उसका एवरेज जब हम निकालते हैं, दैट इज पॉवर्टी गैप। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, लेट्स जस्ट सी दैट आल्सो। यहाँ पे एक सिस्टम जस्टिफिकेशन भी आता है। सिस्टम जस्टिफिकेशन का मतलब है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है या पुअर लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। वो जस्टिफाई करते हैं चीजों को कि जो चीजें जैसी हो रही है उस सिचुएशन को वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर कुछ बोला हमने या इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो चीजें और बुरी हो सकती है। चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, कुछ भी हो, दे विल नॉट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। क्यों हम कहें कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इससे भी खराब हो गया तो क्या करेंगे? दैट इज सिस्टम जस्टिफिकेशन, कि अच्छा तो होगा कि नहीं होगा, बुरा जरूर हो सकता है। So we can say they prefer status. So basically, they don't say anything. Why? Because they feel like कि things could be. They fear that things could be worse off. Things could be more, much worse. So let it be. जैसा है वैसा ही रहने दो। Got it? चल आगे देखते हैं। नाउ जेंडर। जेंडर जो है, एक चीज याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। सेक्स इज द बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज बेसिकली सोशल। तो अब बिकॉज ऑफ एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स, इसकी वजह से आपको कहा गया है फीमेल और मेल, ये है सेक्स। जेंडर कहलाता है कि जेंडर किससे बन रहा है, आप कल्चरल नॉर्म से, ट्रेडिशन से या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से। कि जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है कि दे हैव टू बी क्वाइट, दे हैव टू डू दिस, दे डोंट हैव टू डू दिस। वही लड़कों को सिखाया जाता है कि वो रोल्स जो डिसाइड कर दिए गए हैं कि अच्छा लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, वो कहलाता है व्हाट डू वी से, जेंडर। बायोलॉजिकली जो डिटरमाइन हो रहा है दैट इज सेक्स, वाइल जो सोशली डिटरमाइन होता है, जो आपके रोल्स के ऊपर बेस्ड है, दैट इज जेंडर। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड सिस जेंडर। सिस जेंडर का मतलब क्या है? सिस जेंडर का मतलब है योर जेंडर आइडेंटिटी। आप अपने आप को, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज कि एक फीमेल कहती है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल, या फिर एक मेल कह रहा है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फीमेल। तो दैट इज क्या है? फ्लूइडिटी, जेंडर। सिस जेंडर का मतलब है कि जो आपका बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है वही आपकी जेंडर आइडेंटिटी है। तो योर सेक्स इज इक्वल टू योर जेंडर। सो इफ यू आर ए फीमेल और आपको, आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी एज अ फीमेल करते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है सिस जेंडर। वही, लेकिन अब क्या है, अब तो चलो ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है इस चीज को लेके। बाकी पहले क्या माना जाता था कि
ये assumption था कि there is only two type of genders, सिर्फ दो ही तरीके के जेंडर होते हैं, that is male and female, और सभी को उसी जेंडर क्राइटेरिया में फिट होना है, उन्हीं जेंडर कैटेगरीज में फिट होना है. सो दैट इज जेंडर नॉर्मेटिविटी. ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर इज जिसका जेंडर आइडेंटिटी मैच नहीं होती है उनके सेक्स दैट वाज असाइंड एट द बर्थ. सो अ फीमेल identify themselves as a male or a male identify themselves as a female, that is transgender. जेंडर फ्लूइडिटी, ये समझना कि कोई फिक्स जेंडर नहीं होता है एंड देयर आर मिक्स ऑफ जेंडर्स जो और इसी वजह से वी शुड नॉट लेबल समवन एज अ मेल और अ फीमेल ऑब्वियसली. तो ये स्ट्रिक्टली जो स्ट्रिक्ट लेबलिंग है मेल और फीमेल की, इसके बियॉन्ड भी जेंडर्स है, दैट इज जेंडर फ्लूइडिटी. ये भी आपसे पूछा गया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एलजीबीटीक्यू, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं. So L is stands for lesbian, which means a woman is attracted to a woman. G for gay, usually males के लिए इस्तेमाल किया जाता है, which is attracted to the same gender. इसको आप फीमेल और मेल दोनों के कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, बट स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर मेल. The male is attracted to a male. Bisexual, B stands for bisexual, which means आप you like male as well as female. Transgender, your gender identity is different. You are a male but identify as a female, that is transgender. Queer और questioning, ये पूरा एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर ही ये सभी चीजें आ रही है. इंटरसेक्स, born with the biological trait of both the sexes. यूजुअली इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के होते हैं. Asexual or allies, which means there is no attraction, they do not like to form any kind of romantic relationship with anyone. और प्लस का मतलब होता है, जो प्लस हम यहाँ लगाते हैं, विच मीन्स कि इसके अलावा भी इसमें चीजें ऐड की जा सकती है, ये लिस्ट और लंबी हो सकती है. दैट इज एलजीबीटीक्यू. चलिए, नाउ वी हैव जेंडर स्कीमास. जेंडर स्कीमास वही कहता है जो हम आज तक देखते हुए आए हैं कि सोसाइटी के कुछ बिलीव्स हैं कि फीमेल्स के ये ट्रेड्स होने चाहिए और मेल्स के ये ट्रेड्स होने चाहिए. वी हैव फिक्स्ड कैटेगरीज कि जो लड़के हैं वो डॉल्स के साथ नहीं खेल सकते, उनको पिंक कलर पसंद नहीं हो सकता है, और वो किचन में नहीं जाएंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे बिकॉज दे आर मेल. वहीं फीमेल्स को सिखाया जाता है दैट दे हैव टू बी साइलेंट, दे हैव टू स्पीक स्लोली, they should be playing with the dolls, they shouldn't play with the cars or the trucks. तो इस तरह की चीजें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज से लेकर उनके करियर एस्पिरेशंस तक हो कि लड़की क्या, अब लड़की तो टीचर बन जाएगी, बट पायलट तो ऐसे सोच रहा, अब तो चलो विच इज वेरी नॉर्मल, बट अगर आप कुछ समय पहले की ही बात करें तो उस चीज को इतना वो नहीं माना जाता. और आज भी बहुत सारी फैमिलीज में नहीं होता है. यू आर सेइंग आई वांट टू बी अ टीचर, ओके, but you'll say कि I want to go in the defense, I want to be an army officer or I want to be a pilot. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इवन वो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते हैं तो भी थोड़ा सा होगा कि कैसे, क्यों, कुछ और सोच लो ना. तो दैट इज जेंडर स्कीमास थ्योरी, कि हमने क्या करा है, सोसाइटी ने कुछ बिलीव्स बना रखे हैं और हमें क्या करना होता है, उसी से हमारी क्या हो रही है, फिल्टरिंग हो रही है. हमारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा उसी को तो गेन कर रहा है, उन्हीं चीजों को ले रहा है. तो उस वजह से क्या होता है, तो ये कहते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस बन रही है, वो बायोलॉजिकल ड्राइव्स की वजह से नहीं बन रही है कि मेल और फीमेल की वजह से बन रही है, वो बन रही है हमारी सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी क्या मानती है, क्या चीज मेल ओरिएंटेड है, क्या चीज फीमेल ओरिएंटेड है, एंड दैट इज कॉल्ड जेंडर स्कीमास. कि हमने स्कीमास बना रखे हैं किसके, जेंडर के. और हमें क्या होता है, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है और लोगों की ये कोशिश रहती है कि ये इन स्कीमास में फिट हो जाए, और नहीं हो पाते हैं तो फिर सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है. दैट इज जेंडर स्कीमा. फिर कोहलबर्ग ने भी दी कि बच्चे जो है वो किस तरीके से अपीयरेंस और रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जेंडर के बेसिस पे जेंडर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. तो जेंडर लेबलिंग और आइडेंटिटी, विच मीन्स दे लेबल जेंडर बट ओनली बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस. 2 से 3 साल का बच्चा है तो वो लेबलिंग या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जेंडर को, बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. दे विल आइडेंटिफाई जेंडर बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस, विच मीन्स कि
If a male is wearing a sari, they will say he is a female. वी सी अभी जो कपिल शर्मा शोज आते हैं या फिर और भी जितने आते हैं, आप बहुत सारे रील्स भी देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि जो लड़के हैं दे आर वियरिंग साड़ीज एंड ऑल। तो अब अगर वो आप बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चे के दिमाग में क्या है कि साड़ी कौन पहनता है, सूट कौन पहनता है। दे हैव सीन देयर मदर, देयर सिस्टर्स, देयर आंट, उनको उन्होंने पहनते हुए देखा होगा। तो व्हाट दे विल आइडेंटिफाई, व्हाट दे विल लेबल कि अच्छा इफ दिस पर्सन इज वेयरिंग अ साड़ी इवन दो इज अ मेल, डजंट मैटर, ही इज अ फीमेल। दैट इज जेंडर लेबलिंग और आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपीयरेंस के बेसिस पे कर रहे हो। देन जेंडर स्टेबिलिटी कब होती है, 3.5 to 4.5 ईयर्स का। जेंडर इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम बट कांट जनरलाइज दिस टू अदर्स। अपीयरेंस इज स्टिल अ फैक्टर, यहाँ पे अपीयरेंस फिर है, देयर इज स्टिल अ अपीयरेंस। अभी बच्चा क्या कर रहा है, अपीयरेंस के बेसिस पे जज कर रहा है। जेंडर कॉन्स्टेंसी और कंसिस्टेंसी, अब यहाँ क्या हो गया है नाउ, जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब यहाँ पे बच्चा अपीयरेंस पे बेस पे काम नहीं कर रहा है, उसका समझ में आने लगा है कि वो हु इज अ फीमेल और हु इज अ मेल। एंड जस्ट बिकॉज समवन इज ड्रेस्ड एज अ फीमेल डज नॉट मीन ही इज अ फीमेल। तो अब यहाँ पे बच्चा समझने लगा है। नाउ फेमिनिस्ट साइकोलॉजी, अगर फेमिनिज्म की बात करें तो व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब है मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मेन और वुमेन जो है वो क्या है, वो बराबर है और इस वजह से उनको बराबरी के साथ में ट्रीट किया जाना चाहिए। यही कहती है फेमिनिस्ट साइकोलॉजी। मेल एंड फीमेल आर इक्वल, so they should be treated equally। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनको हम देखते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म क्या है, लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि वी शुड अलाउ फीमेल्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस। जो फीमेल्स है, जो औरतें हैं, उनको उनके डिसीजन लेने की आजादी होनी चाहिए, वो क्या करना चाहती है, वो क्या नहीं करना चाहती है, इसका जो जिम्मेदारी है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी ऑटोनॉमी किसके पास होनी चाहिए, फीमेल के पास होनी चाहिए। तो अलाउ women take their own actions, own decisions. Then we have cultural feminism. तो इट सेज कि कल्चर के बेसिस पे जो हमने मेल और फीमेल्स को रोल असाइन कर दिए है ना, ये हैव असाइंड सर्टेन रोल्स टू द फीमेल, सर्टेन रोल्स टू द मेल, उनको रीवैल्यूएट करिए। वी शुड रीवैल्यूएट द रोल्स गिवन बाय द सोसाइटी, गिवन बाय द कल्चर टू मेल एंड फीमेल। So it just says कि if a woman is working, that does not mean it is wrong, and it does not make her a less of a woman. And same for the male, just because a male is a house husband, वो घर पे है, and female is working, तो it does not like कि भाई जो मेल है वो मेल ही नहीं रहा है। तो we should be re-evaluating the roles. Then we also have radical feminism. Now what does this mean? ये कहते हैं कि प्रॉब्लम कौन है, मेल आर दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही मेल है।
It is because of the patriarchy. It is because of the male who are there in the society, जिसकी वजह से females को problem हो रही है. So they simply says that males are the problem. Fourth is socialist feminism. का कहना है कि प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर टू द फीमेल. इकोनॉमिक जो पावर है, इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल करिए आप मेल और फीमेल के बीच में. सिंपल. Equal power distribution between male and female. Now we have two more terms. ये भी हम यूजुअली आप कहें तो फीमेल्स या फिर जो सोशली वो है माइनॉरिटी है, उनके लिए आप ये यूज किए जाते हैं, उनके साथ ही यूजुअली ये चीजें होती हैं. तो ग्लास क्लिफ में क्या होता है? ग्लास क्लिफ इज एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है कि फीमेल्स को ऐसी लीडरशिप पोजीशन में डालना, हायर रिस्क लीडरशिप पोजीशंस में डालना, जब ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है, जब ऐसा लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन डूबने वाला है, तो क्या कर दो? फीमेल को बना दो लीडर. तो ब्लेम किस पे आएगा? फीमेल के ऊपर ब्लेम आएगा कि हाँ, ये कहाँ ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी, इतनी बड़ी कंपनी संभालेगी, इतना बड़ा देश संभालेगी, तो इसकी वजह से ही हुआ है. तो जब हमको पता लग गया है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसेशन आने वाला है, क्राइसिस आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उस समय women को लीडरशिप रोल्स में लेके आना, दैट इज ग्लास क्लिफ. तो प्रमोटिंग women टू दी लीडरशिप रोल्स ड्यूरिंग द क्राइसिस और दी चैलेंजेस. ग्लास सीलिंग क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल बैरियर. ये एक तरह का बैरियर है जो आपको टॉप लेवल पे पहुंचने से रोकता है. वो उसको यहां तक पहुंचा देंगे, उसको सब मिल रहा है, उसको यहाँ तक प्रमोशंस भी खूब मिले हैं, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ है, उसको बहुत अवार्ड भी मिले हैं, बट जैसे ही एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन यहाँ जो वो डिजर्व करती थी आना, वहां पहुंचने की बारी आई तो किसी और को बना दिया. दैट इज ग्लास सीलिंग. नाउ विल स्टार्ट विद द साइबर साइकोलॉजी. साइबर साइकोलॉजी सिंपली कैसे टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जो है ना, वो आपके बिहेवियर को, इमोशंस को, थॉट्स को क्या कर रहा है? इम्पैक्ट कर रहा है. ट्रोलिंग क्या होती है? ट्रोलिंग इज कोई भी इस तरीके के प्रोवोकेटिव या ऑफेंसिव मैसेजेस जो आप ऑनलाइन भेजते हैं लोगों को, जस्ट इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन और द पावर, या किसी को मैनिपुलेट करने के लिए. दैट इज ट्रोलिंग. इट इज अ काइंड ऑफ एंटी सोशल ऑनलाइन बिहेवियर. अब इसके अंदर हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रोलिंग की, जो जॉनसन हार्कर ने दी है. सबसे पहले अग्रेशन. तो ट्रोल्स क्या करते हैं? वो यूजुअली इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे, इस तरह की हॉस्टाइल या रूड लैंग्वेज यूज करेंगे, इंसल्ट्स यूज करेंगे, जोक्स, ऑफेंसिव जोक्स क्रैक करेंगे. किसके लिए? ताकि आज एक इमोशनल रिएक्शन वो प्रोवोक कर सके, अग्रेशन वो प्रोवोक कर सके. सक्सेस. दे फील सेटिस्फैक्शन. उनको बड़ा ही सेटिस्फैक्शन मिलता है ये देख के कि अच्छा, मैंने जो किया, मैंने जो इंसल्ट किया, मैंने जो पर्सनल अटैक्स किए, जो जोक्स क्रैक किए, ऑफेंसिव जोक्स क्रैक किए, उसकी वजह से देखो कितना बढ़िया रिएक्शन आया सामने वाले का. तो वो सक्सेस का एहसास होता है, वो सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है उन्हें वहां पे. डिसरप्शन. द ओनली एम इज टू डिसरप्ट द कॉन्वर्जेशन. कोई कॉन्वर्जेशन चल रही है या कोई प्रॉपर एक फोरम है, अच्छा डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच में बहुत ही कोई किसी ने अच्छा पोस्ट डाला, उस पर अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग होंगे जो फिर फालतू फालतू उसमें लिखेंगे जाके. दैट इज डिसरप्शन. देन डिसेप्शन. क्या ये अपनी रियल आइडेंटिटी से आते हैं? क्या अपनी रियल आइडेंटिटी से आते हैं? ऑफन नॉट. मोस्टली ये अपनी रियल आईडीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रियल आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आप इनको रियल में देखेंगे तो जैसे एक नॉर्मल आपको दिखते हैं वैसे ही होंगे. अच्छा, अपना 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे, प्रॉपरली घर पे सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
बट ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आप उन्हें देख के पहचान नहीं सकते कि ये ऐसे है। मतलब इस तरह का कोई शो आया था एक बार, लॉन्ग टाइम अगो, जहाँ पे फिर वो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वहां पे वो ये देखते थे कि जो इस तरह के कमेंट्स वगैरह करता है किसी के ऊपर, तो फिर वो उसको पकड़ते थे और फिर देखते थे कि यार दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई जॉब पे जा रहा है, एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप उनको देख के कह ही नहीं सकते कि ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं क्या। और फिर वो देखते हैं कि वो इतना गंदा गंदा किसी के ऊपर लिख रहे हैं, किसी पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो दैट इज डिसेप्शन। बिकॉज क्या है, आप पहचान नहीं सकते ना, वही दिक्कत है ट्रोलिंग का। और अपन जो ऑनलाइन सब चीजों का देखते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किसी को पता ही नहीं है, दे डोंट नो मी। तो जब मुझे कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जजमेंट तो तब होगी, इंसल्ट तो मेरी तब होगी, या मुझे फेस तो मुझे तब करना पड़ेगा ना जब लोग मुझे जानते हो। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। ऑनलाइन डिसइनिबिशन इफेक्ट क्या कहता है, इट सिंपली सेज कि जो इंडिविजुअल है, ये अपने आप को इंटरनेट के ऊपर थोड़ा फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज वहां फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, लोग हमें जानते नहीं है, तो उसकी वजह से क्या करेंगे हम फ्रीली जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो हम फ्रीली करते हैं, क्योंकि कोई जज करने वाला नहीं होता है। दैट इज ऑनलाइन डिसइनिबिशन इफेक्ट। अब यहाँ पे इनिबिशन दो तरीके से हो सकता है, बिनाइंग और टॉक्सिक। बिनाइंग इज एक इंक्रीज सेल्फ डिस्क्लोजर है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस भी दिखा रहे हैं, दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं, तो यानी कि आप ऑनलाइन रह के उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिनाइन डिसइनिबिशन। टॉक्सिक डिसइनिबिशन, आप ट्रोलिंग जैसी चीजें कर रहे हो, ऑनलाइन अग्रेशन या साइबर बुलिंग जैसी, हेट स्पीच जैसी चीजें आप कर रहे हो। रीजन बीइंग, अगेन नो वन नोज यू, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। अब यहीं पे आती है, ये कुछ आपके पास है कि देन यू डोंट नो मी, यू कांट सी मी, सी यू लेटर, ये सब क्यों होता है। सबसे पहले अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का मतलब है कि कोई मुझे जानता नहीं है, मैं कोई भी फेक आईडी बना के किसी के ऊपर भी कुछ भी कमेंट कर सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, किसी को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो मुझे अकाउंटेबिलिटी कैसे वो करवाएंगे वो लोग। अकाउंटेबिलिटी है बिल्कुल नहीं है, मुझे कौन अकाउंटेबल ठहराएगा, नो वन। तो आई एम हाइडिंग माई ट्रू आइडेंटिटी विच रिड्यूसिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो उस वजह से क्या है, मैं जो बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ। इनविजिबिलिटी, क्योंकि हमें सामने वाला नजर नहीं आ रहा है। जब हमें सामने वाला नजर नहीं आ रहा है, हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि उसको किस तरह का फील हो रहा है वो चीज पढ़ के, तो क्या होगा, उससे एम्पैथी रिड्यूस हो जाएगी। एसिंक्रोनिटी। एसिंक्रोनिटी का मतलब है, इट, अब किसी ने मैसेज किया, अब उस मैसेज का रिप्लाई आपने 4 घंटे नहीं देखा, तो 4 घंटे में क्या होगा, दे ओवर थिंक एंड दे रिएक्ट अग्रेसिवली विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिस्पॉन्सेज का डिलेड है, तो उसकी वजह से लोगों को ओवर थिंक करने का मौका मिल जाता है, अग्रेसिवली रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है। आपके दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया आपको 4 घंटे तक, या आज रोज रील भेजता है, आज तो रील नहीं भेजी है पूरे दिन में, तो क्या होगा, ओवर थिंक होगा, अरे मैंने कुछ कर दिया क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ है क्या, क्यों नहीं भेजी है, क्यों नहीं किया है। एसिंक्रोनिटी। डिसोसिएटिव इमेजिनेशन। डिसोसिएटिव इमेजिनेशन का मतलब, जो ऑनलाइन एक्शन है ना उनके, वो उसको क्या करते हैं, डिटैच कर देते हैं रियल लाइफ से। उनको लगता है कि उनकी जो ऑनलाइन लाइफ है और जो उनकी रियल लाइफ है, वो दोनों अलग अलग है। एंड दैट इज वाई दे शो सच रेकलेस बिहेवियर, सच नेगेटिव बिहेवियर ऑनलाइन। बोले जो ऑनलाइन हूँ वैसे मैं रियल में थोड़ी ना हूँ, मैं तो रियल में बहुत अच्छा हूँ, तो ऑनलाइन तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट इज डिसोसिएटिव इमेजिनेशन। सॉलिस्टिक इंट्रोजेक्शन, ये अज्यूम करना कि जैसा मेरा व्यू पॉइंट है वैसा ही सबका होगा। जस्ट बिकॉज मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब वो किसी चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसकी वजह से लोगों के पर्सपेक्टिव है, लोगों के जो इमोशंस है उनका, वो थोड़ी उसकी अवेयरनेस रिड्यूस हो जाना। मिनिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई क्लियर कट अथॉरिटी बनी हुई नहीं है ऑनलाइन, आप किसी को जाके कुछ भी कह सकते हो। दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जो डीएसएम का क्राइटेरिया है, उसके कुछ सेंटेंस हमको दिए हैं। अकॉर्डिंग टू डीएसएम, इंटरनेट एडिक्शन के ये 4 क्राइटेरिया है। एक्सेसिव इंटरनेट यूज, यू आर यूजिंग इंटरनेट टू द नेक्स्ट लेवल, खाते टाइम भी, पीते टाइम भी, उठे आंख खुली नहीं उसके पहले फोन हाथ में हो गया है। तो आप बेसिक नीड जो है ना, फूड स्लीप, वो सब भी भूल चुके हैं, क्यों, इंटरनेट की वजह से। विड्रॉल सिम्टम्स, अगर फोन थोड़ी देर हाथ में नहीं हो तो क्या डिप्रेशन होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है,
एंशियस होने लगते हैं अगर थोड़ी देर भी इंटरनेट यूज ना करें तो। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जित हमारी जो टाइम लिमिट है ना वो बढ़ जाती है। मतलब अगर मुझे पहले 1 घंटा फोन देख के बड़ा ही सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था, अब वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, अब 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। जैसे दवाइयों के साथ होता है, अगर किसी ने हेडेक का मेडिसिन या माइग्रेन का मेडिसिन लेना शुरू कर दिया है, तो पहले ही दवाई से ठीक हो जाया करती थी, लेकिन अब दवाई लेते हैं दिन में 2-2 बार तो भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्योंकि टॉलरेंस डेवलप कर लिया बॉडी ने। वही चीज, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप पूरे टाइम फोन के ऊपर है तो आप पढ़ेंगे कब, आप काम कब करेंगे, आप अपने दोस्तों को या अपने पार्टनर को टाइम कब दोगे, तो उसकी वजह से आपका वर्क, आपका स्कूल, रिलेशनशिप सब क्या होता है, सब खराब होता है। चलिए, अब इस एडिक्शन का एक या आपके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रैशनलाइजेशन, कि एडिक्शन साइकिल शुरू कैसे हो रही है, कि आई हैड अ वेरी हार्ड डे, आज मैं बहुत थक के आई हूँ, तो आने के बाद क्या करूँ, लेट्स वॉच सम फोन। कि काफी स्ट्रेसफुल दिन था, काफी सारा काम किया है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ी देर फोन देख लेना चाहिए। तो जस्ट वन टाइम, इट डज नॉट हर्ट। आज क्योंकि स्ट्रेस में हूं इसलिए देख लेती हूँ, एक बार अगर देख लूंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज रैशनलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बहाने क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। वी आर क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस फॉर आवर बिहेवियर, देन वी रिग्रेट इट। अब क्या हो रहा है, मैंने सोचा था कि मैं फोन नहीं देखूंगी, बट नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों देखा, तो देयर विल बी गिल्ट, देयर विल बी शेम। और उस रिग्रेट की वजह से व्हाट विल आई डू, आई विल स्टॉप डूइंग दैट बिहेवियर, क्योंकि आई रिग्रेटेड कि मैंने फोन क्यों देखा आज। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब से मैं फोन नहीं देखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस बिहेवियर को छोड़ दूंगी। अब क्या होगा, अब अगर आप में उतनी विल पावर है तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। बट कई बार क्या होता है, हम रिलैप्स कर जाते हैं। फिर कोई दिन बड़े स्ट्रेस में घर पे आए, बहुत काम किया, तो यार चलो ठीक है, आज तो और कर लेते हैं, आज थोड़ा सा और देख लेते हैं। आज बहुत स्ट्रेस में हूँ तो एक कुछ अच्छी सीरीज देख लेते हैं। अच्छा आज ऐसा हो रहा है तो ये कर लेते हैं। अच्छा दोस्त बोल रहे हैं गेम खेलने के लिए, सो लेट्स प्ले अ गेम एंड देन आई विल नॉट यूज द फोन। तो रिलैप्स हो गया है। तो इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से क्या होता है, वो ट्रिगर हो जाता है, फिर आप वो रिलैप्स कर जाते हैं। तो रैशनलाइजेशन, रिग्रेट, एब्सटिनेंस एंड रिलैप्स। ये साइकिल फिर ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि फिर आपने रिलैप्स के बाद क्या किया, फिर रैशनलाइज किया, फिर रिग्रेट किया, फिर ऐसे किया। दिस इज दी पैटर्न। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीस साइकोलॉजी। पीस साइकोलॉजी क्या है? पीस साइकोलॉजी इज बेसिकली आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस को के बारे में बात करता है, कि कैसे हम इनसे बचे और कम्युनिटी में, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे पीस बनाए, शांति बना के रखें, जस्टिस को प्रमोट करें, एम्पैथी, कोऑपरेशन को प्रमोट करें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस। ये जोहान गैल्टन ने दिया था, इसके टाइप्स दिए हैं। सो क्या होती है ये पॉजिटिव या नेगेटिव पीस? देखो, जस्ट बिकॉज हम कहते हैं कि वॉर नहीं हो रही है या कोई फिजिकल वायलेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीस है। तो नेगेटिव पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस। अगर डायरेक्ट वायलेंस नहीं है, डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, चाइना के साथ में या फिर आप पाकिस्तान के साथ में ले लो, अभी कोई वॉर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे दोनों हम लोगों के बीच में पीस है, नहीं है। दैट इज नेगेटिव पीस। सीज फायर कर देना, सीज फायर का मतलब क्या है, कि ना तो ये वाली कंट्री फायर करेगी ना ये कंट्री फायर करेगी, वी विल नॉट फायर। बट क्या इससे पीस मेंटेन हो गया है? क्या दोनों देशों में शांति आ गई है? हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं? नहीं हुए। सी आपसे कई बार पूछते हैं कि सीज फायर कहाँ आता है, सीज फायर यहाँ आता है, कि वी हैव जस्ट स्टॉप द फायरिंग, नथिंग एल्स। तो दैट इज नेगेटिव पीस। तो द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वॉर or the physical violence is नेगेटिव पीस। पॉजिटिव पीस इज वेयर जहां पे आप जस्टिस है, आप इक्वालिटी है, हार्मनी है, सोशल रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हैं, आप पॉवर्टी नहीं है, रेसिज्म नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव पीस। तो हम एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव पीस। एंड जस्ट बिकॉज वॉर नहीं है, वायलेंस नहीं है, डज नॉट मीन देयर इज अ पीस, तो वो नेगेटिव पीस। We'll start with health psychology now, एक brand new चीज।
अब हेल्थ साइकोलॉजी करेंगे और उसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी देखेंगे एंड विद दैट वी विल कंप्लीट आवर यूनिट 10। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी क्या कहती है? ये सिंपली कहती है कि आपका आपको अगर स्ट्रेस है तो वो आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करेगा। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यूनिटी। तभी तो आप यूजुअली देखते हैं कि एग्जाम का टाइम होता है और बच्चे बीमार हो रहे होते हैं और हमको लगता है कि यार एग्जाम है बीमार हो गए, तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस हो रहा है तो इम्यूनिटी कम हो रही है। भी जैसे अगर अपन कहें तो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अगर कॉर्टिजोल बॉडी में रिलीज हो रहा है इट मीन्स इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर इम्यूनिटी। अगर लॉन्ग टाइम तक फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट हो रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनो सप्रेशन होता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेस है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इम्यूनिटी। चलो, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स के साथ में शुरू करते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उससे पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो आप कहें तो आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है या ऑर्गन्स है जो आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स क्या है, आपके डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। द टिश्यूज और यू कैन से द ऑर्गन्स in our body that produce lymphocytes। क्या है डब्ल्यूबीसी? अब ऐसा ही कुछ होता है अपने पास फेगोसाइट्स। ये फेगोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी आपके डब्ल्यूबीसीज में ही होते हैं। ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? डब्ल्यूबीसी में। ये क्या करते हैं? ये कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस हो, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, उसको खा लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, अपने अंदर मिलाएंगे और उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। दैट इज फेगोसाइट्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि चलो ठीक है आप कर रहे हो, बट एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं, दे प्रोवाइड जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज टू ऑल द वायरसेस, टू ऑल द बैक्टीरिया, टू ऑल द फंगस और फॉरेन सब्सटेंसेस, एनीथिंग इट इज देयर। नाउ इफ देयर इज अ कोल्ड, सिंपल कोल्ड का वायरस, देयर इज अ टाइफॉइड का वायरस, टाइफॉइड बैक्टीरिया, और इज देयर कोविड वायरस, सब पे एक जैसा करेंगे, सब पे एक ही प्रकार से रिएक्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली ना एक सिंपल कोल्ड होना और एक कोविड हो जाना, दोनों के वायरस में फर्क है ना। बट आप क्या कर रहे हो, आप एक ही तरीके से उन पे कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोविड को भी किससे ठीक कर लूं, वो चेस्ट कोल्ड आती है उससे ठीक कर लूं, तो कैसे ठीक होगा? नहीं होगा। दैट इज फेगोसाइट्स। Bacteria or the virus or any foreign substance to generalized response। जनरलाइज रिस्पॉन्सेज का मतलब है सेम रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग और डिसॉल्विंग इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस।
नाउ व्हाट इज एंटीजन? एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया दैट अटैक्स आवर बॉडी। कोई भी ऐसी ऐसा वायरस या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को क्या करता है, अटैक करता है, उसको आप एंटीजन कहते हैं। दैट अटैक्स आवर। और इससे बचाता कौन है, इससे लड़ता कौन है? इससे फाइट करती है आपकी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बेसिकली फाइट्स विद योर एंटीजेंस। ठीक है, दे फाइट अगेंस्ट एनी दी वायरसेस एंड दी बैक्टीरिया। जिसको भी क्या आइडेंटिफाई कर ले, जिसको भी एज अ पैथोजन जिनको आइडेंटिफाई कर लेती है, एज अ नेगेटिव आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई ये चीज नेगेटिव है, ये सब्सटेंसेस नेगेटिव है मेरी बॉडी के लिए, उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है। एक टर्म आपको मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ, इम्यूनिटी। ये टर्म्स क्या आपको आगे देखने को मिलेंगी, सो दैट यू शुडंट बी लाइक ये क्या होता है क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले। तो इम्यूनिटी क्या है? आपकी बॉडी की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो योर एबिलिटी, योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट और एलिमिनेट any kind of foreign substance, any kind of harmful foreign substance from your body। आपकी बॉडी की क्षमता टू एलिमिनेट, किसी चीज को खत्म करने की, किसको? ऐसे किसी वायरस को, ऐसे किसी बैक्टीरिया को जो आपकी बॉडी के लिए क्या है, खतरनाक है, हानिकारक है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। वी हैव प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और उनके कुछ फंक्शंस। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? वी हैव ब्रेन, नॉट नॉट ब्रेन, बोन मैरो और आपका थाइमस। बोन मैरो सिंपली क्या करता है, आपके बी सेल्स और टी सेल्स बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे ये भी आपके कहाँ मिलते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर ही होते, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही ये होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? दोनों का, आपके बी सेल्स का और आपके टी सेल्स का, इनका प्रोडक्शन होता है आपके बोन मैरो के अंदर। दे विल आस्क यू, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। तो बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ बन रहे हैं? बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ही आपके बोन मैरो में बनते हैं। और बी सेल मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, वहीं जो टी सेल है वो आपके थाइमस में जाके मैच्योर होगी। The T cell will be matured in the thymus. Then we have secondary lymphoid organs. ये भी थोड़ा हेल्प करते हैं। lymph nodes, lymph nodes contain phagocytes। lymph nodes में क्या होता है? phagocytes होते हैं, क्या करेंगे? एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स देंगे। स्प्लीन, ये जो भी डैमेज रेड ब्लड सेल्स है, जो भी डैमेज आरबीसीज है बॉडी के अंदर, उनको रिमूव करने का काम करती है। टॉन्सिल्स, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस जो आपके नोज या माउथ के थ्रू आ रहा है, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। एडेनॉइड्स, दे डू द सेम थिंग, कि जो भी कोई नोज से, माउथ से या ईयर्स के थ्रू any bacteria or the virus that is entering your body through nose, mouth or ears, they will try to trap that। स्किन, अगेन इट इज एन एनाटॉमिकल बैरियर, बहुत ही एक मोटी लेयर होती है जो क्या करती है, किसी भी माइक्रोब्स को या फिर वायरसेस को एंटर होने में नहीं देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो आपकी स्किन के अंदर से कोई वायरस नहीं जाएगा। स्किन के ऊपर कुछ है, फिर आप उसको क्या करते हैं, उसी हाथ से आपने खाना खा लिया तो फिर वो आपके माउथ के थ्रू अंदर चला जाता है, पर वो आपके हाथों से नहीं जाएगा। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का वैसे देखा जाए तो कोई एक्स्टेब्लिश रोल नहीं है, कोई एसेंशियल फंक्शन इसका नहीं है। जब दिक्कत हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, बाकी कुछ काम करता नहीं है ये।
नाउ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड कितनी तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, अक्वायर्ड और इन्नेट। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ। आपके पास जन्म लेने के साथ में बच्चे के साथ, बच्चा जो जब पैदा हो रहा है, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसके साथ में द चाइल्ड हैज सम काइंड ऑफ एन इम्यूनिटी दैट इज इननेट इम्यूनिटी। जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स। बट प्रॉब्लम ये क्या होती है यहाँ पे कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। जिस तरीके से हमारे अंदर इम्यूनिटी है कि अच्छा वायरस, इस वाली बीमारी से ऐसे लड़ना है, इस बीमारी से ऐसे लड़ना है, तो वो वाली चीज नहीं है। वो चीज धीरे धीरे डेवलप होगी बच्चे के अंदर। बट थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बच्चा क्या करता है, डेवलप करके लेके आता है अपने साथ। द थिंग इज इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट विल गोइंग टू प्रोवाइड अ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स। ठीक है ना? अब जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज का मतलब ये भी है, और एक चीज और यहाँ पे होती है कि जो भी हमारी जो इम्यूनिटी है ना, वो याद नहीं रखती है कि अच्छा मैंने इस कोल्ड से लड़ लिया था पहले, तो अच्छा इस तरीके से लड़ा था तो वैसे लड़ना है, ऐसा नहीं रहता है। हम अब बच्चे के वो लगवाते हैं ना वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन जब हम ये लगवा रहे हैं, वो अक्वायर कर रहा है वहां पे इम्यूनिटी। तो वो क्यों कर रहे हैं? अब हम बच्चे को पोलियो का वो लगवाते हैं वैक्सीन, तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी में एक डेड पोलियो का वायरस डाला जा रहा है, जिससे बॉडी उससे लड़ना सीख लेगी। और लड़ना सीख लेगी तो जब वो एक्चुअल वो वायरस आएगा बॉडी के अंदर, तो उसको पता है कि इस तरीके से पाथ लिया था इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अभी भी वही करना है। तो दैट्स हाउ वी आर डेवलपिंग द इम्यूनिटी। वो चीज इननेट इम्यूनिटी में नहीं होती है, दे डू नॉट रिमेम्बर, डज नॉट रिमेम्बर द पैथोजन। एक बार लड़ लिया कोल्ड से, पर अब नहीं पता कि कैसे लड़ना है, भूल जाते हैं। नाउ अब इननेट इम्यूनिटी जो है वो आपके फिजिकल बैरियर्स के थ्रू भी हो सकती है, वो इंटरनल डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू भी हो सकती है, और फिर हमारे पास अडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी होता है। यू कैन जस्ट रीड इट, ऐसा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरनल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं, या कुछ ऐसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, फेगोसाइट्स हमारे पास होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। बैरियर्स क्या है? फिजिकल बैरियर्स आपके स्किन है, आपके बाल हैं, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारी माउथ के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो सब चीजें, स्टमक के अंदर जो एसिड्स होते हैं, तो ये फिजिकल बैरियर्स है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है इम्यूनिटी दैट इज डेवलप, यू आर डेवलपिंग ड्यूरिंग योर लाइफ। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके साथ में जो इम्यूनिटी आई दैट इज इननेट इम्यूनिटी, बट द इम्यूनिटी दैट अ चाइल्ड इज डेवलपिंग थ्रू आउट देयर लाइफ इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ इट कैन बी एक्टिव इम्यूनिटी, विच मीन्स इट इज डेवलपिंग इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे, या तो आप नेचुरली किसी इन्फेक्शन से एक्सपोज हुए, बॉडी आपको कोल्ड हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, एक बार लड़ना सीख जाएगी, कोल्ड से कैसे लड़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो लड़ लेगी उससे। दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी। फिर होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जैसे वैक्सीन लगवा के, जैसे कोविड के दौरान लगवाई थी बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कितने सारे वैक्सीन लगवाए जाते हैं। हमने भी कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगवाई होगी। तो उसमें क्या था, हमारे अंदर क्या हुआ, कोविड का वायरस डाला गया था। अब बॉडी ने क्या करा, बॉडी लर्न हाउ टू डील विद द वायरस, और उससे क्या हुआ, हमने एक एंटीबॉडी बना दी। तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नेचुरली भी बन सकती है कि अगर आपको वो डिजीज होती है तो उससे आपकी बॉडी सीख जाएगी उसके साथ हमें कैसे फाइट करना है। उसके अलावा आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, आप वैक्सीनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के थ्रू आप कोई वायरस डालिए, आपकी बॉडी सीखेगी उसके साथ कैसे डील करना है, एंड बूम, you have learned, your body has learned how to deal with this particular kind of a disease or an infection. Passive immunity, this immunity is something that we are receiving from anyone. So this, you are receiving it from someone else.
from someone. So now it can be natural and artificial. Natural is the baby is gaining or the immunity through mother's milk. बच्चा जो है वो माँ के दूध से क्या कर रहा है, इम्यूनिटी ले रहा है. दैट इज ही इज अक्वायरिंग इट फ्रॉम समवन. दैट इज नेचुरल, बट नेचुरल है. आर्टिफिशियल में अंदर हम यहाँ पे यूजुअली आप देखते हैं एड्स पेशेंट्स को दी जाती है. एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी नहीं बन पा रही होती है. बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना आपके, वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय हो गई है तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी. इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम है ना, फिर डिजीजेस से कैसे फाइट करेंगे. इसकी वजह से उनके लिए वो कफ एंड कोल्ड भी जानलेवा हो जाता है. एंड दैट इज वाई दे रिसीव, उनको फिर दी जाती है इम्यूनिटी, उनकी बॉडी में ट्रांसफर की जाती है थ्रू इंजेक्शंस और मेडिसिन. आई होप इट इज क्लियर. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स. इनको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और आर्गेनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स का सिर्फ इतना सा मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, ग्रेन्स जैसे दिख रहे हैं. तो ये एक रफ सरफेस है. दैट इज वाई ग्रैनुलो. ए ग्रैनुलो यानी कि स्मूथ सरफेस है. सिर्फ इतना सा मतलब है इस चीज का. अब ग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या है हमारे पास, यू हैव टू लर्न देम. हाँ, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल. इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल होते हैं ये दोनों क्या है आपके, दे आर फैगोसाइट्स. एंड योर बेसोफिल हेल्प्स यू विद द एलर्जिक रिएक्शन. कोई भी एलर्जी वगैरह हो जाती है तो उसके अंदर बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, वो उसको हेल्प करता है आपको. फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं. लिम्फोसाइट्स में भी है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, और एक यहाँ पे आपके पास रेगुलेटरी टी सेल भी होता है. मेन तो ये तीन ही होते हैं, बट लेट्स जस्ट राइट इट एज. ठीक है. नाउ अब लिम्फोसाइट्स के तो क्या हो गए, ये आपके पास स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज देती है. स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज का मतलब जो बीमारी है उसको टैकल करेगी. कोविड है तो कोविड को कोविड की तरह ट्रीट किया जाएगा, टाइफाइड है तो टाइफाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा, किसी को कैंसर है तो कैंसर की तरह ट्रीट किया जाएगा. बट प्रॉब्लम है कि कैंसर के दौरान भी ये आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो खत्म हो जाती है. एंड वो अपन आगे देखेंगे. अब मोनोसाइट्स भी है. मोनोसाइट्स के अंदर भी अपने पास क्या आता है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रियाटिक सेल. और ये दोनों भी क्या है, दे बोथ आर phagocytes. This is very important. Learn this whole chart. अब हम जो आपके दो मेन लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, वो देख लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये क्या करते हैं, दे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज शो करेंगे. मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दे शो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज. अब यहाँ क्या है अपने पास, वी हैव टू टाइप्स. बी लिम्फोसाइट्स और आपका टी लिम्फोसाइट्स. ना, बी लिम्फोसाइट्स अपन ने क्या देखा था कि ये बनते भी कहाँ पे हैं, बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहाँ होते हैं, बोन मैरो में. सो बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, they are produced and matured in bone marrow.
while your T lymphocytes are produced in the bone marrow while they are matured in thymus. और matured कहाँ होते हैं? In the thymus. अब जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है, इस बी लिम्फोसाइट्स को आप कहते हैं यूमरल इम्यूनिटी। क्या कहलाती है ये? इट्स कॉल्ड एज यूमरल इम्यूनिटी। यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है ये सिर्फ एंटीबॉडी बनाएगा, अटैक नहीं करेगा जाके। ये क्या कर रहा है? दिस इज जस्ट क्रिएटिंग द एंटीबॉडी बट डज नॉट अटैक्स द स्पेसिफिक वायरस और समथिंग। दे आर जस्ट क्रिएटिंग द एंटीबॉडी। Only produce the antibody but does not attack। वाइल जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है, इसे आप कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है कि ये जाएंगे इन्फेक्टेड साइट पे और उसको जाके अटैक करेंगे। सो दे ट्रेवल टू द इन्फेक्टेड साइट एंड अटैक। You can read it from here as well. Now, अब अपने पास जो टी सेल्स होते हैं, there are four types. Helper T cells, which is related to AIDS. This is you need to remember. Or cytotoxic cells, which is related to the cancer. So CD4 is related to AIDS, while CD8 is related to the cancer. सिंपल मीनिंग है कि क्या करते हैं? एड्स के दौरान एड्स क्या करता है? CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एड्स क्या करेगा? जाके सीधा अटैक करता है किसको? CD4 सेल्स को। वाइल जो कैंसर है वो अटैक करता है CD8 को। चलो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। There's a term called autoimmunity. Autoimmunity का मतलब क्या है? Your body is failed to recognize what is the part of the body and what is the foreign substance. कि कौन सी चीज बॉडी का पार्ट है और कौन सी चीज बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। सो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। और क्या करती है? अब इसकी वजह से वो अटैक करती है सीधा जाके किसके ऊपर? आपकी जो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उनके ऊपर जाके अटैक करेगी, क्या समझ के कि वो फॉरेन है। So when the body is failed to recognize, body failed to recognize what is the part of body and what is the foreign substance. Now, and because of this problem, हमें कई बार हो जाते हैं इंडिविजुअल्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। You just need to remember the names and you should be able to identify कि अच्छा this is an autoimmune disorder. So let me just write the names. We have multiple sclerosis. इसमें क्या हो रहा है? Your myelin sheath is attacked. माइलन शीथ तो बॉडी की है, काम की है, तो उसको अटैक कर दिया जा रहा है।
Then we also have lupus, then arthritis, lupus, arthritis, Graves' disease, your type 1 diabetes, हॉटकिन्स कैंसर, ये सभी क्या है? ये सभी एक तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। So let's start with the biosocial model of health psychology, mental health. ये क्या है? ये कहता है कि जो कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी, सोशल आपका जो है, और आपका साइकोलॉजी, तीनों चीजें एक दूसरे को इम्पेक्ट करती है, और क्या करती है फिर आगे जाके डिजीज में अपना एक रोल, इलनेस में अपना एक रोल प्ले करती है। नाउ हेल्थ प्रिवेंटिव बिहेवियर्स। हेल्थ प्रिवेंटिव बिहेवियर्स क्या होते हैं कि आपकी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए तीन तरह के प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन इज इट प्रिवेंट्स द डिजीज फ्रॉम अकरिंग। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को होने से बचा रहे हैं ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम द डिजीज, या प्रिवेंटिंग अ डिजीज फ्रॉम हैपनिंग। सेकेंडरी प्रिवेंशन हो चुका है, जो भी बीमारी थी वो अब हो चुकी है, अब हमारा क्या काम है, हमको सिर्फ डैमेज को मिनिमाइज करना है, या कोशिश करनी कि उस डैमेज को रिवर्स कर सके। सो ट्रीटमेंट इज टू रिवर्स और मिनिमाइज द डैमेज। सर्जरी प्रिवेंशन, अब क्या है भाई, इतना लंबा समय हो गया है किसी भी बीमारी को कि अब उसको मिनिमाइज तो नहीं किया जा सकता, उसके डैमेजेस को कम नहीं किया जा सकता, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो क्लियरली हमें विजिबल है। सो वी आर एबल टू सी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट रिवर्स द डैमेज नाउ। अब किसी को डायबिटीज हो चुकी है तो उसको वापस उस फेज में तो नहीं लाया जा सकता कि उसकी डायबिटीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सके, बट वी कैन मैनेज द सिम्टम्स। हम सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं थोड़े बहुत, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो वो चीजें हमें करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम है, नॉट क्योरिंग द डिजीज। ना कैसल एंड कॉप ने भी इस तरह की चीजें दी, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स दिए थी। हेल्थ बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है, अगेन सैनिटेशन है, प्रॉपर एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है, तो हेल्थ बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर, बिहेवियर एम्ड एट सीकिंग द रेमेडी। बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के जा रहे हो क्योंकि ठीक होना है, तो ऐसा बिहेवियर जो आप शो करते हैं, ऐसा बिहेवियर जो आप दिखा रहे हैं, किसके लिए, वो ठीक होने के लिए, दैट इज इलनेस बिहेवियर। सिक रोल बिहेवियर, सिक रोल इज बिहेवियर, यानी कि अब आप ठीक होना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आप बिहेवियर शो करते हैं, आप रेस्ट कर रहे हो, आप दवाई ले रहे हो, तो अब बीमार हो ना तो बीमार की तरह लगना है हमें, जो बीमार काम करता है वैसे करना है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला है कि बेड रेस्ट करो और हम निकल गए पूरे घर की सफाई करने, वो चीज नहीं करनी। अगेन फिर मेटराजो ने भी यही दिया, हेल्थ इम्पेयरिंग और हेल्थ प्रोटेक्टिव हैबिट्स। हेल्थ इम्पेयरिंग क्या है, ऐसी चीजें जो हमें क्या करेंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है बॉडी के ऊपर, जैसे स्मोकिंग है, स्वीट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, इनको आप बिहेवियरल पैथोजेंस कहते हैं। हेल्थ प्रोटेक्टिव, बिहेवियरल इम्यूनोजेंस, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है लाइफ, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल। देन वी हैव 10 स्टेप्स टू पर्सनल वेलनेस, कि अगर वी हैव टू बी वेल, अगर हमें स्वस्थ रहना है, वी, तो हमें क्या ये 10 चीजें फॉलो करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, यू शुड मेंटेन एन एक्यूरेट वेट, जितना रिक्वायर्ड उतना वेट मेंटेन करके रखिए, ना कम ना ज्यादा। एटलीस्ट स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। जब भी कार या बाइक चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहने या हेलमेट पहने। यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग एनी ड्रग्स और स्मोक, स्मोक नहीं करना है और ड्रग्स नहीं कंज्यूम करनी है। अल्कोहल अगर कभी लेते भी हो तो इट शुड बी इन मॉडरेशन। यू शुड बी एंगेजिंग इन प्रोटेक्टिव सेक्स,
गेटिंग मेडिकल और डेंटल चेकअप रेगुलरली, और एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप कीजिए, सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स भी डेवलप कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। चलिए, देन वी हैव हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल किस बारे में है कि आपको क्या लगता है कि क्या बीमारी है या उसका रिस्क कितना है आपको होने का। अगर हमें लगता है कि कोई बीमारी का रिस्क ज्यादा है, अगर हमें लग रहा है कि हमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि इस बीमारी के नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हैं, तब हम उसको उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर ही हमारे पास क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी। हाउ लाइकली एम आई गोइंग टू गेट दिस डिजीज, कितने चांसेस है कि मुझे ये बीमारी हो जाए। अगर मेरे घर में सबको ये बीमारी है तो चांसेस ज्यादा है कि मुझे भी हो जाएगी। तो हाउ लाइकली एम आई टू गेट दिस डिजीज, दिस इलनेस, कुछ भी रखो। फिर परसीव्ड सीवियरिटी और सीरियसनेस, ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस, हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज, हाउ सीरियस कैंसर इज, हाउ सीरियस डायबिटीज इज, दैट इज perceived seriousness. How serious this problem is. Perceived benefit. So let's say if I emphasize on किस पे, पॉजिटिविटी पे और पॉजिटिव चीजें करने पे, तो क्या कुछ बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है एक्सरसाइज करने के, स्वीट्स छोड़ने के। दैट इज दिस बिहेवियर गोइंग टू हेल्प मी और नॉट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग और अ सर्टेन बिहेवियर। कि अब स्मोक से क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, घर में सबको कैंसर है, तो मेरे को भी चांसेस है कि कैंसर हो जाए। तो अब अगर मैं सिगरेट छोड़ दूं तो उसकी कोई बेनिफिट्स है क्या, तो है। तो इज दैट बिहेवियर गोइंग टू हेल्प मी। नाउ व्हाट आर द बैरियर्स, ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम अडॉप्टिंग दिस बिहेवियर। मे बी योर फ्रेंड सर्कल, कुड बी कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। कि अब दोस्त है जो साथ में स्मोक करते हैं, तो दे आस्क यू कि चलो 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 तुम भी कर लो, एक बार कर लो, आज कर लो, ये कर लो, इस तरीके से। तो बैरियर्स क्या क्या चीजें, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट डूइंग समथिंग। देन क्यूज टू एक्शन, क्या ट्रिगर कर रहा है एक्शन लेने के लिए। कि यू सीन कि भाई घर में सबको क्या है, कैंसर हो गया है, क्यों, क्योंकि सिगरेट पीते थे। दैट इज द रीजन यू आर ट्रिगरिंग। फिर घर में सब बोल रहे हैं कि छोड़ दो मत पिया करो, गलत बात है, गलत बात है, तो उसकी वजह से आप कर रहे हैं। सो व्हाट ट्रिगर्स मी टू टेक एक्शन। देन सेल्फ एफिकेसी, कैन आई डू दिस, डू यू बिलीव इन योर एबिलिटी, कि हाँ मैं छोड़ सकती हूँ सिगरेट, आपको ऐसा लगता है, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। नाउ थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, यहाँ पे देखिए। अब कोई भी चीज अगर आपको करनी है, ये कहता है कि आपका इंटेंशन जो है ना वो होना चाहिए, तभी आप बिहेवियर शो कर पाएंगे। तो अगर इंटेंशन है किसी चीज को करने का, तभी वो बिहेवियर शो होता है, अदरवाइज वो बिहेवियर आप नहीं दिखा पाते। और वो इंटेंशन तीन चीजों से बनता है, आपके एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड बिहेवियर वैल्यू। एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द बिहेवियर, कि जो बिहेवियर है वो सही है या गलत है, आपकी नजर में वो सही है या गलत है। आपकी नजर में एक्सरसाइज करना गलत है या सही है, अगर आपको लगता है अच्छी बात है तो आप करेंगे, आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो आप नहीं करेंगे। तो यू आर जस्ट इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएशन कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सब्जेक्टिव नॉर्म्स, सोशल प्रेशर, मेरे सभी दोस्त एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग पे जाते हैं, सुबह सुबह रनिंग करते हैं, तो मुझे भी करनी चाहिए, वो मुझे भी फोर्स कर रहे हैं कि चलो चलो चलो। तो सोशल प्रेशर है कि नहीं। परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, यू, आपको क्या लगता है कि क्या आप वो बिहेवियर कर सकते हैं, डू यू फील कि डू यू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ आई कैन टेक दिस
और आई कैन डू दिस बिहेवियर, दैट इज परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। यहाँ पे आप दो चीजें देखते हैं कि क्या बैरियर्स है, व्हाट आर द बैरियर्स दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम दैट फ्रॉम डूइंग दैट सर्टेन बिहेवियर, और व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। तो मेरे अंदर वो स्किल्स है या नहीं है, और कोई बैरियर्स तो नहीं है। कैरी आउट अ सर्टेन बिहेवियर। तो आपकी स्किल्स और आपका बिहेवियर। नाउ ट्रांस थेरेटिकल मॉडल। ट्रांस थेरेटिकल मॉडल के अंदर भी अपने पास क्या है कि आप किस तरीके से हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स अपनाते हैं। किसने दिया था? प्रोशाका एंड डी क्लेमेंटे ने ये दिया है। और ये इसके स्टेजेस है कि इस तरीके से आप काम करते हैं। स्टेजेस डायनामिक है, विच मीन्स कि जरूरी नहीं कि आप प्री कंटेम्पलेशन से स्टार्ट करके ही टर्मिनेशन पे आए। हो सकता है प्रिपरेशन से टर्मिनेशन पे आ सकते हैं, हो सकता है आप एक्शन से भी आ सकते हैं। तो देर इज नो, दिस स्टेजेस आर नॉट फिक्स्ड। तो प्री कंटेम्पलेशन क्या होता है कि अभी तक तो मुझे ऐसा है ही नहीं, सोचा ही नहीं है मैंने कि मुझे बिहेवियर चेंज करना है क्या। देर इज नो अवेयरनेस और द इंटेंशन ऑफ बिहेवियर चेंज। आपके मन में कोई इच्छा नहीं है बिहेवियर चेंज करने की। देन कंटेम्पलेशन। अब आपको क्या थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगी, यू आर अवेयर, यू आर प्लानिंग। अभी तक यू हैव नॉट कमिटेड टू चेंज, बट यू आर जस्ट प्लानिंग कि शुड आई जस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ऐसा लगने लगा है आपको, आप प्लान कर रहे हो। देन प्रेपरेशन। नाउ यू बिगिन प्लानिंग कि अच्छा अब तो मुझे ये बिहेवियर चेंज करना ही है, आई हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, दैट इज प्रेपरेशन। एक्शन, यू हैव इम्प्लीमेंटेड दैट प्लान, यू हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग। मेंटेनेंस, अब आप कितने समय तक उसको मेंटेन करके रख पा रहे हो, और जब आप उसको मेंटेन नहीं करके रख पाते हैं तो फेलियर। यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स। नाउ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में से तो ये पूछी नहीं जाती है तुमसे। ये भी क्या कहता है कि बिहेवियर जो है वो किससे बनता है? ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से, मॉडलिंग से बन रहा है। और जब हमको यही अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करना है तो उसके अंदर भी बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो आपकी क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होते हैं। तो एक्सपेक्टेंसीज, कि अगर मैं ये बिहेवियर अडॉप्ट कर लूं तो कोई कुछ फायदा है क्या? What will happen if I do something, if I adopt a particular behavior? So, situation outcome expectancy. What will be the outcomes of adopting a certain behavior? Outcome expectancy again, it will lead to a particular outcome. Self efficacy, believing in your own capability. Are you going to be able to do this or not? Incentives, क्या ये बिहेवियर करने की कोई रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट है क्या? दैट इज इंसेंटिव। अगर पॉजिटिव है तो यू विल डू इट, नेगेटिव है तो यू विल नॉट डू समथिंग लाइक दैट। सोशल कॉग्निशन, आप लोगों को देख के सीख रहे हैं, आपकी जो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं और चॉइसेस आपकी इन्फ्लुएंस होती है। जब आप लोगों को देखते हैं कि अच्छा उसने एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर लिया है, या उसने एक्सरसाइज की तो उसका ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया है, तो आपको लगेगा कि चलो मुझे भी करनी चाहिए, उसको फायदा मिला तो मुझे भी मिलेगा ना। कैंसर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो कैंसर या ट्यूमर है वो दो तरीके का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब है नॉन कैंसरस है, विच मीन्स थोड़ी सी ग्रोथ है लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो रही है। कैंसर का मतलब है स्प्रेड हो जाना, तो कैंसरस नहीं होता है बिनाइन ट्यूमर। वाई? बिकॉज इट इज नॉट स्प्रेडिंग, तो इट डज नॉट स्प्रेड। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसरस है, इन्वेजिव है, विच मीन्स ये पूरी बॉडी में फैल रहा है, इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट दी बॉडी। Same is cancer progression, localized in metastatic. Localized is not spreading. जहां पे ओरिजिनेट हुआ था वहीं पर है, इट इज नॉट स्प्रेडिंग, तो उसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर इज अगेन, इट इज स्प्रेडिंग। एंड दीज आर द टाइप ऑफ कैंसर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि किससे रिलेटेड है ये। तो कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू योर स्किन और इंटरनल टिश्यू। स्किन से रिलेटेड जो है, एपिथेलियल सेल से रिलेटेड जो है, दैट इज कार्सिनोमा। Sarcoma, it is related to your fat, muscles, ligaments, bones, cartilage. Leukemia, it is related to the bone marrow.
लिम्फोमा और माइलोमा इट इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। और जो हॉजकिंस होता है, हमने उसमें पढ़ा था, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्स बन रहे हैं, कौन से, ये आपके आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज काफी सारे एक्सेसिव अमाउंट में बन जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और अपने पास होता है जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, विच मीन्स ये कहाँ हो रहा है, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। देन डायबिटीज, डायबिटीज इट इज अ काइंड ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, द बीटा सेल्स ऑफ योर पेनक्रियाज इज अटैक। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर अटैक। तो टाइप वन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कब होता है, यूजुअली लेट चाइल्डहुड और अर्ली अडोलेसेंस, इसी में देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं होता है ये। टाइप वन है तो टाइप वन बचपन में ही हो जाएगा किसी इंडिविजुअल। रिमेंबर वन थिंग दैट इज जेनेटिक, जेनेटिक अगर पेरेंट के अंदर है तो बच्चे में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगेन आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो क्या करता है, जाके अटैक करता है बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स तो हमारे काम के हैं, वो इंसुलिन बनाएंगे, बट प्रॉब्लम इज कि इट इज, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, इट इज गोइंग एंड अटैकिंग दी बीटा सेल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है, और इंसुलिन नहीं बन पा रहा है बॉडी में। लिटिल ऑन नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। गॉट इट। टाइप टू डायबिटीज किसकी वजह से होती है, ये लाइफस्टाइल की वजह से है। प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है आपकी, प्रॉपर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, डाइट अच्छी फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से हो रही है। नाउ दो तरह की डायबिटीज और होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडिस। इट इज बेस्ड ऑन दी शुगर लेवल्स। तो यहाँ क्या होता है, डायबिटीज अगर मेलिटस की बात करें तो देर इज एक्सेस शुगर इन द यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी है इंसुलिन की, तो उसकी वजह से वो शुगर को हम क्या कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से शुगर बहुत ज्यादा है। डायबिटीज इंसिपिडस में प्रॉब्लम क्या है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच हार्मोन की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कहाँ पे, किडनी के अंदर। तो यहाँ पे एक्सेस यूरिनेशन होगा, अब शुगर है ही नहीं बिल्कुल भी, अगेन इट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेसिव यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट। क्योंकि एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, वाटर को, वाटर एंड सॉल्ट इनको मेंटेन करता है। तो अब यही इसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो वाटर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ वी हैव कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कौन कौन सी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, और थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ना है, पढ़ के जाना है बस, कि कभी अगर दे दे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। स्कैमिक हार्ट डिजीज, ये किसकी वजह से हो रहा है, रिड्यूस्ड ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई, जब ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलता है तो क्या होता है, स्कैमिक हार्ट डिजीज। स्ट्रोक, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, इसमें भी क्या हो रहा है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, वो अफेक्ट हो रही है, ब्रेन और हार्ट और ब्रेन के बाहर की जो ब्लड वेसल्स है वो अफेक्ट हो रही है, इसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं रहा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। आर्थोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो चुका है तो उसकी वजह से होता है। तो अब क्या है, जो हार्ट की वॉल्स होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, अगेन फिर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। एंजीना पेट्रोसिस, चेस्ट पेन प्रायर टू दी हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने से पहले जो पेन होता है, दैट इज एंजीना पेट्रोसिस। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इट इज द हार्ट अटैक, क्लॉटिंग हो चुकी है ब्लड की, सो हार्ट अटैक को ही कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है क्या ब्लड। एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट्स, एन्यूरिज्म, बल्जिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू रप्चर्स और स्ट्रोक। जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या हो जाना, मुड़ जाना, या वो बीच में से फूल जाना, ये सब चीज हो जाती है, फट जाना, एन्यूरिज्म। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। HIV एंड एड्स किसकी वजह से बन रहा है? इट इज अ रेट्रोवायरस, और इसके अंदर आपको याद रखना है इसमें बनता है आरएनए। आरएनए क्या है? इसका एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली आरएनए का वैसे तो यूज क्या होता है, ये डीएनए से इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है प्रोटीन्स बनाने में। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब बॉडी क्या करने लगती है, बिकॉज ऑफ दिस HIV, जो आरएनए है ना वही डीएनए में डीएनए जैसा दिखने लगता है बॉडी को। और ये क्या करती है, डी फिर इसी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगती है उसकी बॉडी, क्योंकि उसको क्या है, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि ये आरएनए है कि डीएनए है, वो आरएनए को डीएनए समझ के पूरी बॉडी में फैला रही है। तो इसका एक प्रोसेस होता है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, कि you have encountered or someone has encountered HIV virus, human, immuno, human immunodeficiency virus। अब इससे क्या हो रहा है, ये आपकी बॉडी में आया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है। अब इसके अंदर क्या है, इस वायरस के अंदर है आपके पास आरएनए। वायरस हैज आरएनए, जो किसकी जैसे दिखता है, इट लुक्स लाइक डीएनए। बट यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट के अंदर, इस पोजीशन में जब तक आपकी बॉडी के अंदर ये ऐसा है, जब तक एड्स में नहीं बना है, HIV आती है एड्स एड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, यहाँ पे दी जाती है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए इसी स्टेज में, अगर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर लेता है, या मतलब वो टेस्ट वेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाता है, तो यहाँ पे दी जाती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके थ्रू इसको खत्म किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हो, और ऐसा हम नहीं कर पाए, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये आरएनए क्या हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू एड्स। और एक बारी एड्स में बदल गया तो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू अटैक CD4 सेल्स, जिससे क्या हो जाती है, इम्यूनिटी एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो इवन छोटा सा कफ एंड कोल्ड भी है, तो वो भी उनके लिए बहुत सीरियस है। दे इट कैन ऑल्सो टेक देयर लाइफ, एक छोटा सा कफ और कोल्ड भी इनकी जान ले सकता है, इतना सीरियस है ये। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइकोलॉजी। किसने शुरू की थी? इट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन सेलिग्मैन। मार्टिन सेलिग्मैन की कुछ बुक्स भी है जो आप याद रख सकते हैं, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, फ्लोरिशिंग है। ये भी क्या कर रहे हैं, VIA क्लासिफिकेशन भी दिया है इन्होंने। अब एक टर्म होती है वेलबींग। वेलबींग जो है वो दो तरीके की हो सकती है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, कुड बी ऑफ टू टाइप्स, हेडोनिक और यूडेमोनिक। हेडोनिक इज बॉडीली प्लेजर और इमीडिएट प्लेजर। एक पिज्जा खा के जो खुशी मिल रही है ना, दैट इज हेडोनिक। क्या वो लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम के लिए होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो अ बॉडीली प्लेजर, और यू कैन से शॉर्ट टर्म और इमीडिएट प्लेजर।
यूडेमोनिक, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से कंटेंटमेंट। किसकी वजह से होता है ये? वर्च्यूज की वजह से होता है। किसने कहा था? सोक्रेटिस ने कहा था। यूडेमोनिया दिया था ना उन्होंने। नाउ देयर आर टू मोर टर्म्स दैट वी शुड नो। एक होता है फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब है हाई वेलबींग। You are happy, you are contented, you are satisfied with what you have. It is flourishing. Then there is also a term called savoring. इसका मतलब है टू लिव इन प्रेजेंट। किसके बारे में सोच रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा पिज्जा खा रही हूँ, खत्म हो जाएगा, ये सोचने की बजाय यू आर जस्ट एंजॉइंग इट। तो लिविंग इन द मोमेंट और लिव इन मोमेंट इज savoring. Now there is one more term called languishing, which means कि कोई मेंटल इलनेस नहीं है बट आप खुश भी नहीं हो। Just because you do not have any kind of a mental illness does not mean you are happy. There is no mental illness, but you are not happy as well. But low well-being. Now, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में किसने बात की? कैरल रिफ ने बात की है। और इन्होंने कितनी दी है? 6 6 डायमेंशंस दी है इन्होंने। कौन कौन सी है? पर्सनल ग्रोथ। सो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर ग्रोथ। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो? ग्रोथ हो। तो आप जो चीजें कर रहे हैं वो भी किस पे फोकस करके कर रहे हैं कि लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ होनी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर एबल टू एक्सेप्ट हु यू आर। अपने आप को विदाउट एनी जजमेंट आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ऑटोनॉमी, यू हैव द एबिलिटी टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपके पास इतनी ऑटोनॉमी है, यू हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। यू आर एबल टू टेक द डिसीजंस। Environmental mastery, you have mastery over the environment, which means जो ऐसा environment है उसके हिसाब से आप खुद भी अडॉप्ट हो पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं अपने environment को। अच्छा, रह गया ना? पॉजिटिव रिलेशंस। पॉजिटिव रिलेशंस यानी कि अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके। देन यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। एक पर्पस है लाइफ के अंदर, कोई मीनिंग है लाइफ का। तो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। फिर इसका कोई सीक्वेंस नहीं है बट परमा मॉडल का है। परमा मॉडल अगेन किसने दिया है? मार्टिन सेलिगमैन ने दिया है। और यहाँ पे इन्होंने 5 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किया है। इसका सीक्वेंस जरूरी है। पी इज फॉर पॉजिटिव इमोशंस, ई फॉर एंगेजमेंट, आर रिलेशनशिप, एम मीनिंग एंड ए इज फॉर अचीवमेंट। और ये आपसे पूछ भी लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव इमोशंस क्या है? खुश रहना, होप के साथ रहना, ग्रेटिट्यूड रहना, प्रेजेंट में रहना। रिलेशनशिप, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, अकम्पलिशमेंट्स, यू कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करते रहना और उस अचीवमेंट से खुश होना। एंगेजमेंट, फ्लो, सेट इज रिटन, कि किसी भी काम के अंदर इतना एंगेज हो जाना, उसको ट्रूली एंजॉय करना, जो भी करो उसको अच्छे से एंजॉय करके करो। मीनिंग, लाइफ के अंदर मीनिंग ढूंढना, देयर शुड बी अ मीनिंग इन योर लाइफ। फ्लो, अगेन फ्लो इज कंप्लीट इमर्जन और दी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी काम करते हुए उसके अंदर इतना खो जाना, उसको इस तरीके से एंजॉय करना कि आपको यही नहीं पता चले कि कब वो शुरू हुआ, कब वो खत्म हो गया। मुझे 2 घंटे हो गए इस काम को करते करते एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि 2 घंटे हो गए हैं आपको इस काम को करते करते। ठीक है ना? तो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? ऑटोटेलिक होता है, विच मीन्स कि एक्टिविटी खुद में ही इतनी रिवॉर्डिंग है कि आपको कोई एक्सटर्नल आउटकम्स की जरूरत नहीं है। आपको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है कि आपको वो काम करके ही आपको बहुत जो खुशी मिल रही है वही आपके लिए काफी है। दैट इज कॉल्ड ऑटोटेलिक। Now we have broadened and built theory of positive emotions. ये कहती किसने दी है? बर्बरा फ्रेडरिक्सन ने दी है ये। इनका कहना है कि आपको लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करना। आप चाहते हैं सर्वाइवल, आप चाहते हैं अच्छे रिलेशनशिप्स,
आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, उसके लिए पॉजिटिव इमोशंस का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस। क्यों, क्या करते हैं पॉजिटिव इमोशंस, ब्रॉडनिंग करते हैं। यू रीड टू रिमेंबर दी स्टेप्स, विच मीन्स ऐसा कभी अगर मूड खराब है, डिप्रेस्ड हो, तो अच्छे आइडियाज आएंगे क्या, नॉवल आइडियाज आएंगे नहीं। जब हम खुश होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, वी आर एबल टू थिंक ऑफ द डिफरेंट आइडियाज और द नोवल आइडियाज, नॉट व्हेन वी आर डिप्रेस्ड। तो वही चीज है, पॉजिटिव इमोशंस की वजह से क्या होती है, ब्रॉडनिंग होती है हमारे हॉराइजन्स की, जिसकी वजह से वी आर एबल टू थिंक differently, think creatively, we are able to engage in relationships, maintain relationships, एंड इसकी वजह से क्या होगा, वी आर एबल टू बिल्ड रिसोर्सेज, हम पर्सनल रिसोर्सेज। अब रिलेशनशिप अच्छे होंगे, दोस्त बनाएंगे तो सोशल सपोर्ट बढ़ेगा। कि अगर कोई नई एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं, नई चीजें सीख रही है, तो स्किल सेट इंप्रूव होगा, जो आगे जाके हमें सर्वाइवल में हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इमोशंस, देन ब्रॉडनिंग होती है जिसकी वजह से यू जनरेट नॉवल थॉट्स एंड क्रिएटिविटी, एंड यू फॉर्म रिलेशनशिप्स which leads to building enduring personal resources, जिससे enhanced health, survival और fulfillment. Now we have VIA classification, values in action classification. किसने दिया है? It was given by Peterson and Seligman in 2024, और सबसे important concept है ये आपका, one of the most important concept है आपका, जब से ऐड हुआ है सिलेबस में, अराउंड इन 2019 में जब सिलेबस चेंज हुआ, तो उसके बाद से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इस पे से क्वेश्चन नहीं आया। इसमें सीक्वेंस भी पूछते हैं, इसके अंदर आपको सब पूछते हैं, सब कुछ पूछेंगे। लेट मी जस्ट राइट दी सीक्वेंस। कहाँ लिख, यही लिख देती हूँ। हम्म, सबसे पहले विजडम है, विजडम एंड नॉलेज। लेट मी जस्ट मार्क 1 and 2, यू विल राइट। हाँ, विजडम एंड नॉलेज, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, मॉडरेशन को ही आप टेम्परेंस कहते हैं, एंड देन ट्रांसेंडेंस। रिमेंबर दीज, रिमेंबर दिस। ये याद रखना, इसका सीक्वेंस ही है। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ्स है, वी हैव 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। ये जो है ना, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, और ये जो है आपके पास 6 कैटेगरीज है, 6 वर्च्यूज है हमारे पास। कितने वर्च्यूज है, 6। विजडम में क्या आता है, विजडम एंड नॉलेज कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, यू शुड बी क्रिएटिव। क्यूरियोसिटी, नई नई चीजें सीखने की, जानने की इच्छा रखना। जजमेंट, यू आर एबल टू जज थिंग्स, इवेल्युएट थिंग्स। लव ऑफ लर्निंग, लर्निंग का बड़ा शौक होना चाहिए आपको, और पर्सपेक्टिव, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आप रख पाए। करेज, ब्रेवरी दिखाइए। परसिस्टेंस, डटे रहिए, कोई भी काम जो कर रहे हैं उसको करिए, कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनेस्टी, जेस्ट। ह्यूमैनिटी, लव, लव फॉर अदर्स। काइंडनेस होनी चाहिए, शुड बी हेल्पफुल। और सोशल इंटेलिजेंस, यू शुड नो कि हाउ टू इंटरैक्ट इन द सोशल एनवायरनमेंट। Transcendence, you should appreciate beautiful things, beautiful flowers or the sceneries or the sunset. You should be able to appreciate. Gratitude, thankful होना, जो है उसके लिए thankful होना। होप, आशा रखना। ह्यूमर, हंसी मजाक करते रहना। स्पिरिचुअलिटी, ये सोच, मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। जस्टिस में, जस्टिस में आपको ये कि आप सभी को फेयरली ट्रीट करें, तभी क्या होगा, तभी टीम वर्क हो पाएगा, और आप लीडरशिप रोल्स में जाए। मॉडरेशन या टेम्परेंस, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना सीखिए। मॉडेस्टी, ऐसा नहीं है कि बूस्ट मत करिए आपके अचीवमेंट, योर अचीवमेंट विल स्पीक्स फॉर यू, विल इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू। यू डोंट हैव टू बूस्ट योरसेल्फ कि अच्छा मैं ये हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रूडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। चलो, देन वी हैव एंड राइट प्रोसेस मॉडल ऑफ फॉरगिवनेस। एंड राइट का दिया हुआ है, यूजुअली क्या पूछते हैं आपसे, आपके इसके फेजेस पूछेंगे आपसे, or the steps. The first is uncovering, decision, work and deepening. इन 4 स्टेजेस के अंदर ये काम करता है।
जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या सिखाता है कि अगर बेसिकली इफ यू आर हर्ट, तो आप किस प्रोसेस के थ्रू या किस तरीके से आप लोगों को माफ करते हैं, हाउ यू फॉरगिव समवन। तो सबसे पहले क्या है, अनकवरिंग, दैट यू आर अनकवरिंग और यू आर एक्नॉलेजिंग कि देर इज अ पेन एंड देर इज एंगर यू आर फीलिंग। आपको दर्द है, आपको पेन है, आपको गुस्सा आ रहा है किस पे, जिन्होंने आपके साथ कुछ खराब किया है, कितना आप हर्ट हुए हैं, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर आता है डिसीजन फेज। यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आप फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे, आप उस प्रोसेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे फॉरगिवनेस वाले में। सो यू आर डिसाइडिंग। Then work phase. Now you actively try to understand someone else's perspective. आप दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे इसको कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, व्हाट वुड बी द रीजन कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। डीपनिंग, यहाँ पे आप लाइफ में मीनिंग या ग्रोथ देखते हैं फॉरगिवनेस की जर्नी के अंदर। और देखो, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट कि सामने वाले को वो होना चाहिए कि सामने वाला सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो उसने हमारे साथ कुछ खराब किया है ना, वो तो बड़ा ही हंसी मजाक कर रहा है, खुश है। प्रॉब्लम हमें हो रही है, हम हर्ट हैं, हम गुस्से में, वी डू नॉट फील गुड, और सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इट इज अ पर्सनल चॉइस वेदर टू फॉरगिव और नॉट, एंड वी शुड फॉरगिव फॉर आवरसेल्व्स, नॉट फॉर समवन एल्स। एंड ऑफ कोर्स इट इज डिसीजन ऑफ अ पर्सन कि सामने वाले ने ऐसा क्या किया है कि उसको उसके लिए माफी मिलनी चाहिए या उसके लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर दी स्टेप्स, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 2 3 4। नाउ व्हाट डू वी हैव, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होती है? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट किसी के साथ लाइफ में हुआ है, उससे वो कैसे उभरते हैं, कैसे एक नई जीवन में क्या देखते हैं, एक नई होप अपनी लाइफ में वो देखते हैं। दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। तो जो भी नेगेटिव इवेंट के बाद में या ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में जो ग्रोथ होती है, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और इसके डोमेन्स हैं 5। पर्सनल स्ट्रेंथ, एक इंडिविजुअल पर्सनल स्ट्रेंथ अलग अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद में जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से और क्लोज हो जाते हैं। स्ट्रेंथन ऑफ रिलेशनशिप और सोशल टाइज। ग्रेटर एप्रिसिएशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए थोड़ी एप्रिसिएशन बढ़ जाती है, ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। न्यू पॉसिबिलिटीज, हम नई नई पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई करने लगते हैं, नई नई चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। जस्ट रिमेंबर दी नेम्स। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड डू कॉमेंट योर व्यूज। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम जुलाई में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिसंबर 2025 का सेशन, उसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी या जो भी मेरी तरफ से अपडेट आती है रिलेटेड टू द क्लासेस और द नोट्स एंड एवरीथिंग, वो आपको कहाँ मिलती है? वो आपको यहीं पे मिलती है। आपके भी कोई डाउट होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप पर्सनली मुझसे वहां पे आके बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, उस लिंक पे जाइए और जाके क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए नोट्स को। ऑफ कोर्स इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ का लिंक कमेंट्स में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।